मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार दर्शकों, हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम किसी खास विषय को लेकर अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से तो बात करते ही हैं, साथ ही आपको भी एक अवसर देते हैं कि आप अपने जो भी इस कार्यक्रम से या इस विषय को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, वो आप पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम का शीर्षक है आपदा प्रबंधन जन सामान्य की नज़र में, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज इस विषय को से संबंधित बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम अभी अपने दर्शकों से बात कर रहे थे कि आपदा नाम सुनते ही सब लोगों के मन में एक डर सा, भय सा उत्पन्न होने लगता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी नहीं मालूम है कि आपदा एक्चुअली होती क्या है। जी। किसी प्रकार की दुर्घटना है या कोई विषम परिस्थितियां हैं, तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है हमें इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए कि किन किन श्रेणियों, मतलब कौन कौन सी स्थितियों को आपदा की श्रेणी में रखा जा सकता है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। दरअसल में हम में से बहुत सारे लोग आपदाओं से दो चार तो होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। जी जी। आपदा या विपदा या आप कह लीजिए डिजास्टर अंग्रेजी में कहते हैं, ये दरअसल में एक ऐसा प्राकृतिक कारण से या कभी कभी मानव जनित कारणों से एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हमारे पूरे सामाजिक व्यवस्था पे, हमारे सामाजिक आर्थिक पे, हमारे साइकोलॉजिकल उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे जान माल का नुकसान होता है। तो ऐसी कोई विपत्ति जो अकस्मात आ जाती है जी, और जिसका सामान्यतः जिसका पूर्वानुमान हमें नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें जब अचानक विपत्ति का पहाड़ टूटना जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने उपस्थित होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है जी। और ये किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। ये चाहे प्राकृतिक कारण है, जैसे अचानक कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट पड़ा, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई जी, आप कहीं पर अकाल की स्थिति निर्मित हो गई, वर्षा नहीं हुई, अकाल सूखा पड़ गया जी, कहीं पर बाढ़ आने के कारण हमारे फसलों को नुकसान हो गया, घरों को नुकसान हो गया, मतलब पूरा जान माल को जो नुकसान होता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी आपदा की श्रेणी में आती हैं। एक दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मानवेंद्र साहू बोल रहे हैं, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव। जी जी, मानवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे आसपास अगर कोई आपदा आ जाती है तो हम सबसे पहले इसको किसको जानकारी दे सकते हैं और हम इससे कैसे निपट सकते हैं? जी, आपका सवाल वाजिब है। दरअसल में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो हमारा राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग के अंतर्गत एक आपदा राहत प्रकोष्ठ है। तो आपके जो भी राजस्व अधिकारी पास में हैं, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, राजस्व निरीक्षक हो, या नायब तहसीलदार हो, या तहसीलदार हो, जो भी है, उनको सबसे पहले आपको सूचना देनी चाहिए कि ये आपदा आपके आसपास आ खड़ी हुई है और इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दरअसल में आपदा से निपटने के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को एक खास किस्म का प्रशिक्षण दिया जाता है कि इससे किस तरीके से निपटा जाए और किस तरीके से बहुत सारे विभागों के समन्वित प्रयास से आपदा का मुकाबला किया जा सके। तो इस दिशा में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित होते हैं। हमारा जो एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन अकादमी है, जो सारे सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है, वो भी समय समय पर इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। तो हमारे अधिकारी दक्ष हैं इस मामले में कि कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इसके प्रभाव को या इसके दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए और कितने जल्दी लोगों को इससे उबरने का मौका मिल सके। जी जी। तो इस दिशा में राज्य शासन काफ़ी सजग है और राज्य के जो कर्मचारी हैं
वो इसके लिए प्रशिक्षित भी। तो डॉक्टर साहब हम वही बात कर रहे थे कि उसमें भी सभी जगह न्यूज़पेपर्स हुआ, दूसरी तरह की मीडिया हुई, उसमें भी राज्य सरकार की तरफ से बीच बीच में कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं कि इस तरह अगर कोई विपत्ति आए तो ऐसे निपटना चाहिए, करना चाहिए। दरअसल में राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें इस मामले में काफ़ी सजग होती हैं और वो प्रयास करती हैं कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए जनता को भी कैसे तैयार किया जाए। बिल्कुल, हाँ। यानी जन जागरूकता जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है, क्योंकि लोग अगर अवगत होंगे कि किस प्रकार की आपदा है और उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो हमारे अखबार हैं उनके माध्यम से, बाकी जो संचार के माध्यम से सरकार बार बार इस बात को जनता को बताना चाहती है कि इस प्रकार की आपदाएं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। और इनसे निपटने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। जी। जैसे आपको याद होगा पिछले कुछ समय में आता था कि बाढ़ अगर आई है तो आपको एक छोटा सा किट रखना चाहिए। जी हाँ। इस किट में आपको टार्च रखना चाहिए, दिया सलाई रखना चाहिए, सूखा राशन रखना चाहिए, रस्सी रखनी चाहिए और किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठना चाहिए ताकि बाढ़ का असर आपके ऊपर कम से कम हो। तो ये सारी जो कोशिशें हैं, तैयारियां हैं सरकार की ओर से जन जागरूकता फैलाने की, वो है। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर में भी कुछ एक हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सामाजिक दायित्व है कि कैसे हम अपने समाज के लोगों को इससे उबरने में मदद करें। केवल सरकारों के ऊपर पूरा आश्रित होना उचित नहीं है। हाँ। सरकारें अपने स्तर पे जो प्रयास हो सकता है करती हैं, लेकिन साथ में जन सहयोग होना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी आपदाएं जब आती हैं तो जनता स्वस्फूर्त बाहर आती हैं और बाहर आकर लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं। जी। जैसे बाढ़ आती है तो जनरली गांव के लोग, जो क्योंकि सब नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, तो सर होता ये है कि गांव के लोग जनरली साक्षर नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या कोई खास इंतज़ाम कराए जाते हैं कि उनको जाके अवेयर करने के लिए, उनको मतलब जागरूक करने के लिए? जी हाँ, देखिए इसका साक्षरता से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है जी। लोगों के अंदर में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। सभी को मालूम होता है कि यदि ये आपदा है सामने, आन खड़ी हुई है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी और सामने आ गई है, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जी। क्योंकि बचाव सबको पता है कि किस तरीके से बचना चाहिए, बट उसको एक व्यवस्थित स्वरूप अगर दे दिया जाए जी। तो बचाव आपका आसान हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। और जान माल की नुकसानी को आप कम से कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आपदाएं रोकी नहीं जा सकती। आपदाएं आती रहेंगी और आपदाओं से एक चुनौती के रूप में इसे लेना ज़रूरी होता है और ये एक अवसर भी प्रदान करता है जिसमें कि हम सब पूरे समाज के लोग एकजुट भी हो जाते हैं जी। क्योंकि अक्सर इन चुनौतियों में ही और इन समस्याओं में ही अवसर भी निकल के आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये कोविड-19 जो महामारी फैली है, इसके बाद लोगों में एक किस्म की एक अवेयरनेस आई है जी। लोगों के अंदर में एक जागरूकता आई है। उन्हें मालूम है कि इससे भयभीत होना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जी हाँ। भयभीत हुए बगैर अगर हमारे अंदर में ये जागृति आ जाए कि कैसे हम अपने और अपने लोगों की रक्षा कर सकें, कैसे बचा जा सके। जी। छोटी छोटी सी तरीके हैं, लोग अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं अल्कोहल वाले से या साबुन पानी से 20 सेकंड तक धोते हैं तो उन्हें मालूम है कि वायरस जो है फिर हाथ में नहीं रहेगा। उन्हें बताया जाता है कि मास्क पहन करके पब्लिक स्पेस में आप जाइए, भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पे देखने में आता है कि थोड़े से लोग कभी कभी वो जो उनसे एक सजगता की उम्मीद की जाती है उसमें कहीं कहीं चूक हो जाती है। जी। अचानक आपने जैसी अनलॉक किया तो लोगों को लगने लगा कि शायद हम कोविड पे विजय प्राप्त कर ली और सब बाहर निकल आए। ये लोगों की मानसिकता चेंज हुई इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा उसमें फिर से बदलाव, थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये कार्यक्रम एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल। और मुंह पे आप पट्टी बांधिए, आप मास्क लगाइए और हाथ को धोते रहिए। एक दर्शक हमसे फोन पे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, जय भगवान मैडम। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बल्लाव साहू मुंगेली जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा साहू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा आ गए तो फसल के लिए क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न एक बार फिर से आप दोहरा सकते हैं? प्राकृतिक आपदा आ गए तो फसल को कैसे बचाना चाहिए? जी हाँ। ये दरअसल में ऐसी प्राकृतिक आपदा जो फसलों के साथ आती है
वो दरअसल में जैसे अभी टिड्डी दल का आक्रमण कुछ जगहों पे हुआ है, मुझे भी वही। तो ये पेस्ट अटैक होता है। ये जो कीट पतंग होते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक प्रकार की आपदा होती है। कभी कभी काफ़ी बाढ़ आ जाती है जिसके कारण हमारे फसलें डूब जाती हैं, उससे नुकसान होता है। ऐसे बहुत किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे टिड्डी दल है तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए सक्रिय हो जाता है। वो कैसे इनको कंट्रोल करना है, कैसे उसकी दिशा को बदलना है कि टिड्डी दलों का आक्रमण न हो, और कैसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है जिससे कि इन कीट पतंगों पे काबू पाया जा सके, नियंत्रण रखा जा सके, और कैसे वो मानव के लिए हानिकारक न हो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब हम कीट पतंगों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो मानव स्वास्थ्य पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मानव को कैसे उसके लिए सावधानी बरतते हुए इस कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो दरअसल में जहाँ फ्लड की कंडीशंस आती हैं उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। उसको फ्लड वाटर अगर इनंडेट हो गया है तो उसके बाद सरकार केवल मुआवजा वगैरह देने की बात कर सकती है, और उसके लिए हमारे पास जो है भू राजस्व संहिता में और हमारे रेवेन्यू बुक ऑफ सर्कुलर्स में उसके लिए पर्याप्त प्रावधान है, जिसके तहत यदि ऐसे कोई आपदा पीड़ित किसान है जिससे उसकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए राहत की व्यवस्था की गई है। जी, एक दर्शक हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ दीदी जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ दीदी मैं डोमेंद्र नाम बोल रहा हूँ, ग्राम मुंडा टोला डोंडी लोहार छत्तीसगढ़ से। अच्छा डोमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दीदी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि हमें आपदा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और जन सामान्य जनता की नज़र में हम सब पब्लिक को इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए बचने के लिए? देखिए, मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें लगता है कि आपदा हमारे गांव में आ पहुँची। जैसे अभी आप देखिए कोविड-19 में शुरू में हमें ये आपदा नहीं लग रही थी। शुरू में लग रहा था कि ये केवल चीन तक ये सीमित रहेगा जी। लेकिन ये फैलते फैलते पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण कर लिया। यदि समय रहते हम जागृत हो जाएं कि ये महामारी सब तरफ फैल सकती है तो हम उसके लिए अपने उपाय शुरू कर सकते हैं। तो आज भी हमारे गांव तक जहां तक नहीं पहुंची ये बीमारी, हमें उसके लिए अभी से प्रयास करना चाहिए। अभी से हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी चीजें मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ये सब करें तो ये शायद आपदाओं से हम बच सकते हैं, बच जाएंगे जी। कई ऐसी आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं हैं जैसे अगर आपके पास भी कोई बांध है और बांध में पानी बढ़ता जा रहा है, हाँ। समय समय पर बांध को खोला भी जाता है ताकि बांध भी बचा रहे और उस बांध के टूटने का खतरा ना हो। तो ऐसे समयों में पूर्व से मुनादी करा दी जाती है, बता दिया जाता है कि आप लोग ऊंचे स्थान पे चले जाएं, अपनी जान माल की हिफाजत कर लीजिए। पहले से आपको पूर्व सूचना दी जाती है। तो दरअसल में आपदाओं के प्रबंधन में एक पूर्ववर्ती प्रबंधन है, यानी आपदा आने के पहले आपको क्या तैयारियां करनी है, आपदा आ गई उस समय कैसे करना है, और आपदा के चले जाने के बाद फिर से आपका पुनर्वास कैसे हो जी। फिर से आप कैसे आपकी गाड़ी पटरी पे आए, बिल्कुल इसके लिए जो प्रयास करने हैं ये 3 स्तरों पे हमको देखना होता है जी। तो डिजास्टर के आने के पहले, डिजास्टर के समय और डिजास्टर के बाद, अच्छा ये 3 स्तरों पे हम इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आगे भी हम इस विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये छोटा सा संदेश। अरे साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना,
या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। दर्शकों, हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी बातें में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आपदा प्रबंधन जन सामान्य की नज़र में, ये हमारा शीर्षक है। और हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, चलिए हम उनसे रूबरू होते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अखिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानी गांव नगरी। अच्छा साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये आजकल क्यों मौसम हमेशा खराब रहता है, कभी धूप कभी अचानक से बारिश। इस स्थिति में अचानक से गाज गिर गया या बिजली चमक रहा है, तो इस समय हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते? बहुत ही वाजिब सवाल है। और ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी पढ़ने में आती हैं। जी, बिजली गिरने की। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बिजली गिरने का पूर्वानुमान आज की तारीख में तो संभव नहीं है जी। इस दिशा में प्रयास ये हो रहा है कि कम से कम 40 से 50 मिनट पूर्व अगर वैसे तरीके के बादल आसमान में बन रहे हों जो कि बिजली गिरने के काम करती हैं, तो उसका एक अंदाज लगा के पहले से फोरवार्निंग कर दिया जाए। पहले से पूर्व में सूचित कर दिया जाए जी। उसके लिए अभी बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है। मैं पिछले दिनों जब काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, वो देश स्तर पे एक प्रोजेक्ट है जी। उसमें ये भी था कि क्या हम बादलों के बनने से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये बादल से बिजली होगी, गिरेगी। अच्छा, गिरेगी। और गिरेगी कहाँ गिरेगी, किस दिशा में गिरेगी, इसका एक अंदाज शायद हमें लगे। तो अभी उस दिशा में बहुत लंबी अभी दूरी तय करनी है, अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है, बट उस दिशा में ध्यान है। दूसरी बात, जहाँ तक वैज्ञानिक अभी बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि हमारे मौसम विज्ञानी इस बात का लगभग पूर्वानुमान दे देते हैं कि कौन सी दिशा में तूफान आने वाला है जी। और कहाँ उसका लैंडफॉल होगा, यानी जमीन में कहाँ आके वो टकराएगा। तो इसकी लगभग आजकल बहुत पिन पॉइंटेडली बताया जा रहा है कि विंड डायरेक्शन क्या होगी, हवा की गति क्या होगी, किस रफ्तार से वो आएगा, किस रफ्तार से जमीन में पड़ेगा और उससे क्या क्या नुकसान संभावित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इतनी सारी जानकारी हो गई तो हमारे लिए, हमारे डिजास्टर रिलीफ के से जुड़े लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है वहां पर अपने पूरे मैन एंड मटेरियल को पहुंचाने में। जी, हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, पूरी उनकी फौज खड़ी हो जाती है और जनता को पहले से आगाह कर दिया जाता है, जिला प्रशासन की मदद से सूचित कर दिया जाता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ पर तूफान आने वाला है जी। और उनके उचित पुनर्वास की व्यवस्था, उनको कहीं बसाहट कराना है, कहीं रोकना है, उसकी तैयारियां हो जाती हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा वेस्ट बंगाल में तूफान आया था, उसके पहले अरेबियन सी में तूफान आया तो उसके कुछ जिले प्रभावित हुए और उसके लिए इतनी अच्छी तैयारी की गई कि जान माल का नुकसान हमने सबसे कम से कम होने दिया। तो ये ऐसी पहले से अगर हमें जानकारी है तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी होती है, ताकि हम अपने मैन एंड मटेरियल को, अपने लोगों को, और जो दक्ष लोग हैं, जो डिजास्टर रिलीफ के काम में जो प्रशिक्षित लोग हैं, और उनके साथ जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बोट चाहिए आपको, रस्सी चाहिए, सारी उसके साथ सारे जो लैस होते हैं जिन चीजों से जिससे उनको मदद मिल सके, वो सारे लेके वो पहुंच जाते हैं। जी जी। अब देखिए, बड़ा आश्चर्य था कि वेस्ट बंगाल में हुआ और वेस्ट बंगाल के तुरंत 1 हफ्ते के बाद अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। तो इतने सारे मैन एंड मटेरियल को उनको हमारे ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ा और ये सारा काम इतनी फुर्ती से हुआ और इतनी तत्परता से लोगों ने काम किया कि हमारे जान और माल की नुकसानी को हमने कम करने में हम सफल रहे। डॉक्टर साहब, एक फोन और लेते हैं। जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरीश कुमार साहू बोल रहा हूँ, फरसगांव, जिला कोंडागांव, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, जो आपदा से हम आपदा के संबंध में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अच्छा जी, आपने सही सवाल पूछा कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। जी हाँ, सरकार आपके साथ खड़ी है। हर स्तर पे जहाँ भी ऐसी आपदाएं होती हैं, आप पाएंगे वहाँ सबसे पहले सरकारी अधिकारी कर्मचारी पहुँच जाते हैं आपकी मदद के लिए। और ज़्यादातर ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो होते हैं जिनको आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ताकि वो आपकी मदद पूरी कुशलता के साथ कर सकें।
तो इस दिशा में लगातार प्रशिक्षण अधिकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। उन्हें हर किस्म की आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसलिए जब भी आपके गांव के आसपास कभी ऐसी आपदा की घटना आती है तो मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जिले के जो भी राजस्व अधिकारी हैं उन तक ये सूचना आप जरूर पहुंचा दें, जिला प्रशासन को सूचना दे दें ताकि वो अपने मैन एंड मटेरियल को सही जगह पे पहुंचा सकें। जी, हम आगे वही वो तूफान की बात कर रहे थे जी। सर कि ये तूफान जो आती है ये भी बहुत बड़ी आपदा है। बिल्कुल। लेकिन अब जो शायद देखने में आया है कि अब ये तूफान से होने वाली हानि, जैसा आप बता रहे हैं कि पूर्वानुमान होने के कारण काफ़ी उसको हद तक कम किया जा सक रहा है और काफ़ी उसको मतलब कंट्रोल किया जा सक रहा है। तो जो बात होती है, मतलब कोई भी आपदा आके चली जाती है, उसके बाद फिर सरकार की क्या ड्यूटीज होती है या क्या? एक तो आपदा आ गई जी, आपदा को आपने बर्दाश्त कर लिया, कोशिश किया कि आपका नुकसान कम से कम हो। इसके बाद जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जी, उनको वापस, जैसे मैंने कहा, उनकी जिंदगी को वापस पटरी पे लाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे अभी आप देखिए कोविड-19 के बाद जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए जी, वो सब भयभीत होकर के वापस आए। अब उनको वापस लाना है, उनका पुनर्वास करना है जी जी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, क्योंकि सबसे दयनीय स्थिति होती है सर कि उनके घर से मतलब सर के ऊपर से छत ही गायब हो जाए, मतलब रहने के लिए कुछ। बिल्कुल, तो उनको उनके जीवन निर्वाह के योग्य बनाना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी बिट्टू जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? जसविंदर सिंह बिट्टू। हाँ बिट्टू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि अपने शहर में या कहीं आस पास कहीं आपदा आ जाती है, कहीं अग्नि दुर्घटना हो जाती है, कहीं आंधी तूफान आ जाता है, उसमें हमारे समाज का क्या दायित्व है और हमारा क्या दायित्व है, पूरा आपको जानकारी देवे। जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा। सरकार का क्या दायित्व था, मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में आपको बताया जी। अब हमारा क्या दायित्व है, ये भी हमें समझना होगा। दरअसल में जैसे आगजनी हुई कहीं, या आप देखते हैं कई बार जंगलों में आग लग जाती है और वो फैलते फैलते हमारे शहरों के आसपास तक आ जाती है, कई गांव इसके चपेटे में आ जाते हैं। ऐसे समय में आप उस विभाग विशेष के जो अधिकारी हैं, जिसे इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, सबसे पहले आपको उनके संपर्क में आना होगा। जब उनके संपर्क में आ जाएंगे तो वो लीड लेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ करना है, और वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके सहयोग में खड़े नहीं होंगे। हाँ। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन जो सरकारी व्यवस्था है उसको पूरा सहयोग दें, और अपने आसपास के जितने लोग हैं जिनको आप अपने साथ इस काम में जोड़ सकते हैं, आपको जोड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि कहीं आगजनी की घटना हुई तो आपका काम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप सूचित करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, अग्निशमन दल वालों को बताना पड़ेगा। उनकी मदद के लिए आपको कई बार भीड़ इकट्ठी कर देते हैं कि उनकी गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती। हाँ। तो ऐसे समय में आग और विशालकाय रूप ले लेती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जवाबदारी उस हद तक है कि हम भीड़ को इकट्ठे ना होने दें, हम उनकी जो मदद हो सकती है, जो मदद चाहते हैं, वो मदद उन्हें हम तत्काल उपलब्ध करा दें, तो काफी कुछ उसमें लोगों के सहयोग से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जी। तो मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था एक और विषय का, हाँ। कि ये जितने महामारी जो है, जी हाँ। ये बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कई किस्म की डिजीजेस हैं जो तेजी से फैलती हैं, बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे आपको याद होगा, कहते हैं 1918 से 20 के दरमियान स्पेनिश फ्लू आया था, हाँ, जिसमें 5 करोड़ के करीब विश्व की आबादी खत्म हो गई थी। या उसके बाद जो है 57-58 में एशिया का फ्लू आया था, हाँ। जिसमें बड़ी आबादी खत्म हो गई। इसके बाद 2002-3 में सार्स आया था, हाँ। वो भी एक कोविड का ही भाई था, वो सार्स था, वो भी उसने भी काफी डैमेज किया, हाँ। और अब ये आया है। तो ये महामारियां हमें सिखाती भी हैं, ये बताती हैं कि किस तरीके से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और ये अकेले, मैं फिर से अपनी बात को कहूंगा कि अकेले सरकार इसको पूरी तरह कर नहीं पाएगी जब तक जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। आपदा केवल बाढ़ या आग नहीं है, महामारी भी है। हाँ। और इसमें भी आपको जो निर्देश बताए जाते हैं, जो दिए जाते हैं, जो समझाइश दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी
मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, जब तक आवश्यक न हो बाहर ना निकलिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने काम रोक दें। हाँ। देखिए, हमारी जो जीविकोपार्जन का तरीका है वो कहीं जाके काम करके ही हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो उससे हमें नहीं रोकना है। हाँ। लेकिन उसमें कितनी आप सावधानी बरत सकते हैं वो हमें ध्यान में रखना जी। है। हाँ। क्योंकि अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए जी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य पे भी और हमारे साथियों के स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा प्रभाव न पड़े, इस दिशा में हमें प्रयास करना। हाँ, हम बस ये कह सकते हैं सर कि आपदा आने से पहले हमको एकदम से जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन महामारी वगैरह के लिए थोड़ा हमको टाइम मिल जाता है अवेयर होने के लिए, जागरूक होने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए एक समय मिल जाता है। तो हम वही बात कर रहे थे बहुत छोटे से, अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और इस बारे में डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन बस ये जो पुनर्वास की जो हम बात कर रहे थे, जैसे अभी मजदूर आए, माइग्रेंट मजदूर हैं जो कोविड-19 से भी सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में आप बस थोड़ा सा। अभी जितने हमारे प्रवासी श्रमिक आए, इनको सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद इनको हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा। जी हाँ। ये हमारे प्रदेश में तकरीबन 20,000 क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे थे, जिसमें हमने इन लोगों को रखा, इनको 14 दिन वहाँ रखा। 14 दिन के इनके अंदर में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, क्योंकि दूर से भी आए थे और यहाँ पर दुर्भाग्य से ये होता है कि किसी को कोरोना हो गया तो हम स्टिग्मा उसके साथ जुड़ जाता है, तो लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उसको समाज में जोड़ने से दरअसल में एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश होती है। भय से काम नहीं चलेगा, उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखना, उसके जो मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर जो तनाव आया है, उस तनाव से उसको कैसे मुक्त किया जाए, इस दिशा में प्रयास करना, ये सारे काम हो रहे हैं। हम विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं, तो जो साइको सोशल स्ट्रेस जो उनके अंदर डेवलप हो गया है उसको दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। ये इस महामारी में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमने सारे मनोवैज्ञानिकों को, मनोचिकित्सकों की सेवाएं इसमें ले रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं, और एक हमारा वेबसाइट इसके लिए बना हुआ है। जो आप छत्तीसगढ़ प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको कोविड हेल्पलाइन मिलेगा। तो इसमें यदि कोविड से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं तो वो हेल्प डेस्क है, वहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सकेगी। ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है और अच्छा कदम भी है। डॉक्टर साहब, ये विषय ऐसा है कि इसके बारे में शायद बहुत लंबी चर्चा की जाए तो भी कम है, और कोविड-19 का भी समय चल रहा है, लेकिन समय हमें उतनी इजाज़त नहीं देता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से आपने चर्चा की, हमसे चर्चा की, और बहुत सारी बातें हमें समझाई आपदा प्रबंधन के विषय को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने भी जाना समझा आपदा प्रबंधन में कैसे हमारी भूमिका एक नागरिक के रूप में हमें अपनी निभानी चाहिए, और अगले कार्यक्रम में हम फिर से एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार। अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।